हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी घर पर एकदम बिल्कुल अच्छे होंगे। ओके, इट्स केमिस्ट्री फॉर 11th क्लास टुडे माय डियर चाइल्ड। इट्स पीरियड फॉर 11th क्लास। 11th क्लास के लिए मैं पीरियड लेके आया हूँ माय डियर चाइल्ड। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लास्ट टाइम मैंने आपको डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में और डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में करना आपको सिखाया था। उसी के रिगार्डिंग फिर मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए थे। आपको याद होगा मंडे के दिन जब हमारा क्वेश्चन का सेशन था उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे। मैं ये चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देखें और इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी डाउट्स हैं उनको आप कमेंट्स में लिख करके हमारे डाउट सेशन में ज़रूर आप उनको पूछें। ओके, आप ज़रूर वीडियो को देखें और आगे जो अपने डाउट्स को क्लियर करें। ये बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। प्लीज़ try to see these videos and try to ask many questions. Okay, so my dear child, मैंने आपको इसके बाद में आपको पढ़ाया था आपको सिग्निफिकेंट फिगर में आपने सीखा होगा। सपोज दैट कि यहाँ पर बात चलने लगे कि हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। तो माय डियर चाइल्ड, मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, लेफ्ट हैंड साइड पर जितने भी जीरो होते हैं उन सबको नेग्लिजिबल मान लिया जाता है और ओनली 2 यहाँ पर साइंटिफिक आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर निकल के आएंगे। अगर सपोज दैट ये ऐसे होता 0.5200 गोज टू कितने हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, देन इट विल बी गोज टू 4। मीन्स राइट हैंड साइड में जो भी जीरो आपका होता है वो ऐड किया जाता है और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी जीरो होता है उसको नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। सपोज दैट आपके पास में 0 0 0 3 6 है, देन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली। इफ यू हैव 3 6 0 0 0 देन यू हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा किस तरह से हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालनी है। अब आज मैं आपको स्टूडेंट्स लेकर के आया हूँ साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। साइंटिफिक नोटेशन में हम किसी भी नंबर को किस तरह से लिख सकते हैं। हाउ वी कैन राइट द नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ओके माय डियर चाइल्ड, इफ यू हैव 11, try to understand what I want to say. If you have 11, then how will you write 11 into scientific notation? साइंटिफिक नोटेशन को आप किस तरह से लिख पाओगे, 11 को आप साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख पाओगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बिकॉज ऑफ ओनली in your left hand side left only one non-zero digit and take a point and then calculate how many notations or how many powers you can make. Okay, so please come here. आपको क्या करना है कि आपको सपोज आपको जो है जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में किसी भी नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में एक नंबर को जो नॉन जीरो डिजिट है उसको छोड़ करके पॉइंट लगाना है और जितनी पावर बन सकते हैं बना ली लाइक दैट। आपको ये लेफ्ट हैंड साइड में आपने 1 केवल नॉन जीरो डिजिट को आपको छोड़ना है। नॉन जीरो डिजिट है, ये जीरो नहीं है, नॉन जीरो डिजिट है, ये जीरो डिजिट नहीं है, नॉन जीरो डिजिट है। और यहाँ पर पॉइंट देना है। पॉइंट जब आपने दे दिया तो यहाँ पर 1 आएगा डेफिनेटली। इनटू अब नोटेशन क्या होगी 10 to the power 1। You can write all the many kinds of the numbers in scientific notation like this. If you have 100 1200, how you can write 1200 in scientific notation? तो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में 1 नॉन जीरो डिजिट को छोड़ करके और बाकी सबको पॉइंट के बाद ले लीजिए। तो आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में 1 आएगा डेफिनेटली। सबसे पहला जो नंबर है वो 1 है, नॉन जीरो डिजिट है। आप यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। पॉइंट आपने लिया और उसके बाद में 2 0 0 और इंटू 10 to the पावर। आपने कितने के बाद में यहाँ से गए आप 1 2 3 के बाद आप यहाँ से गए तो 3 के बाद नोटेशन बिल्कुल आपको कुछ इस तरह से इनको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन। आपके पास में नंबर आ रहा है 0.00052। कैसे आप इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख पाएंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है माय डियर चाइल्ड। जो आपका नॉन जीरो डिजिट है केवल एक, ओनली 1, जो भी आपके सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट होगा उसको आप लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे, उसके बाद पॉइंट दे दीजिए। आपने नॉन जीरो डिजिट देखा 0 है 0 है 0 है, ये तीनों के तीनों नॉन जीरो नहीं है। 5 को देखा ये नॉन जीरो है तो आपने 5 को ले लिया। 5 के बाद में आपने पॉइंट देना है 2 एंड देन यू कैन ऑल्सो राइट 0 0 0 एंड हाउ मेनी नोटेशंस यू कैन मेक 10 to the power 1 2 3 4। 4 के बाद में -4। अब ये माइनस क्यों, प्लस क्यों नहीं किया? अगर आप पॉइंट से इस तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली आप माइनस लगाओगे और अगर आप पॉइंट से इस तरफ लग जाओगे तो आप पॉइंट लगाओगे प्लस की पावर लगाओगे।
याद रखना, अगर आप पॉइंट से राइट हैंड साइड पर जाते हो तो पावर विल बी कम्स इन माइनस साइन, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू राइट, ओके, जब आप राइट में जाते हो तब आप पॉजिटिव में लेके आओगे पावर। इतना आपको पता है। सपोज दैट आपके पास में कोई नंबर है 52000 और इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो माय डियर चाइल्ड जरा प्लीज देख लीजिए, नॉन जीरो डिजिट आप ले लीजिए। नॉन जीरो डिजिट यहाँ पर कौन सी है? 5 है। आपने 5 को नॉन जीरो डिजिट को ले लिया, 5 के बाद में आपने पॉइंट लगा दिया, फिर आपको लिखना है यहाँ पर 2000। अब कितनी पावर्स आपकी यहाँ पर बन सकती हैं? कितनी पावर्स? कितने के बाद? 1 2 3 4 नंबर्स के बाद में आपने पॉइंट लगाया तो डेफिनेटली 4 पावर्स बनेगी। अब ये पॉजिटिव बनेंगी या नेगेटिव बनेंगी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आप पॉइंट से राइट हैंड साइड की तरफ को जाएंगे तो आपको ये पॉजिटिव प्लस में आनी चाहिए। आपकी ध्यान रखने की बात है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये साइंटिफिक नोटेशन है, कितनी भी बड़ी नंबर आपको मिल जाए आप उसको बहुत आसानी से, सपोज दैट आपने कहीं ना कहीं देखा होगा Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर है। आपने देखा होगा उसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है ये नंबर। अगर आप फुल पे जाओगे बहुत लेंथी है साइंटिफिक नोटेशन, तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है माय डियर चाइल्ड, अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ, हमारा एक बिल्कुल आज का एक नया टॉपिक है, उस टॉपिक के रिगार्डिंग आप समझेंगे। देखिए मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आज आपको केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉज पढ़ने हैं। वो कौन कौन से हैं मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, पहला मैं लिख चुका हूँ। सेकंड आप यहाँ पर लिख सकते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, नंबर 3 पर आप लिख सकते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एंड नंबर 4 आपको पढ़ना है लॉ ऑफ गैलुशैक। 4 लॉज आपको मैं पढ़ाऊंगा आज के हमारे इस पीरियड में। इन 4 के 4 लॉज को आप डीपली स्टडी करेंगे। पहला आपका लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और आप यहाँ पर इसको कह सकते हैं मैटर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, आप इसको एक और नाम यहाँ पर देख सकते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर कंपोजिशन भी आ सकता है, कंपोजिशन। ओके, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ गैलुशैक। 1 बाय 1 हमें इनको सबको जो है स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले की बात करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, और यू कैन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात यह है कि ये लॉ दिया किसने था, किस लिए दिया था? व्हाट वाज द मैटर टू गिव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देने का टारगेट क्या था? What was the motive of the scientist to give the law of conservation of mass? तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ सबसे पहले, this law was given in 1789. Okay, this law was given in 1789 by Antonio Lavoisier. Antonio Lavoisier, I think Antonio, it will be Antonio Lavoisier in 1789. Okay, to determine the mass of the product and mass of the reactant during a physical or a chemical change. जब कोई फिजिकल या केमिकल चेंज होता है, देखिए फिजिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज है
आप आइस ले लीजिए, आइस का वाटर में कन्वर्ट हो जाना, आइस का वाटर में कन्वर्ट हो जाना, ये फिजिकल चेंज है। और फिर उसी वाटर का वेपर में कन्वर्ट हो जाना, फिजिकल चेंज है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर यहाँ बात की जाए केमिकल चेंज की, अगर बात की जाए तो केमिकल चेंज का भी मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दूंगा। लेकिन फिलहाल आप इसको डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें, इनके डिफाइन और इनके एग्जाम्पल्स ओनली आपको लर्न करने हैं। सपोज दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और मैटर, इट इज स्टेट ऑन द प्रिंसिपल दैट okay during any physical or chemical change, the mass of the reactant is always equal to the mass of the product, or you can say आप पहले ये कह सकते हो the mass of the reactant is always equal to the mass of the product during a physical or chemical change. This law is known as law of conservation of mass. मैं दोबारा से बताने वाला हूं, आपको ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो मास जो होता है रिएक्टेंट का, वो हमेशा बराबर होता है मास के प्रोडक्ट के मास के, चाहे वो फिजिकल या केमिकल चेंज से कैसे भी बन रहा हो। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर decomposition of calcium carbonate, decomposition of calcium carbonate जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। ओके स्टूडेंट्स, तो आप CaCO3 को लेकर के आइए और CaCO3 का आप डिकम्पोजिशन कराइए। CaCO3 को जब आप हीट दोगे देन इट विल बी गोज टू CaO प्लस CO2। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें यहाँ पर देखना क्या है, हमें देखना है ड्यूरिंग ए फिजिकल और केमिकल चेंज द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। जो मास यहाँ रिएक्टेंट का है, क्या वो वही मास यहाँ पर प्रोडक्ट का भी है? अगर ऐसा है तो दिस केमिकल इक्वेशन विल फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डेफिनेटली। फिर ये फॉलो करेगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को 100%। तो हम चेक करते हैं यहाँ, अगर हम इसका मास कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास अगर आप यहाँ इसका कैलकुलेट करोगे तो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40 प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 प्लस एटॉमिक मास ऑफ 16 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 40 प्लस 12 प्लस 16 3 is 48, देन यू विल गो 100 पावर। अब हमें यहाँ देखना है Ca, एटॉमिक मास ऑफ Ca इक्वल टू 40, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 गोज टू 56, एंड हियर प्लीज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 12 प्लस 16 to the 32 goes to 44, means 44 plus 56 goes to 100, means the total mass of the reactant is equal to the total mass of the product. So this is the correct example of law of conservation of mass. My dear child, all near about 99.99% chemical reactions always obeys to law of conservation of mass. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लगभग हर एक केमिकल इक्वेशन फॉलो करती है। आप इस केमिकल इक्वेशन के आधार पर अदर केमिकल इक्वेशंस को भी आप चेकआउट करके देखें, क्या उसके अंदर जो मास है, जो मास प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स का है, क्या वो प्रोडक्ट के भी बराबर आ रहा है? स्टूडेंट, दिस इज द मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड दिस इज द मास ऑफ द प्रोडक्ट। And during any physical or chemical changes, the mass of the reactant is always equal to the mass of product. This law is known as law of conservation of mass और law of conservation of matter. उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं अब आपको दूसरा लॉ यहाँ पर पढ़ाने की तैयारी करूँगा। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, पॉज कीजिए वीडियो को और आप इसको नोट कीजिए प्लीज। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, आप चाहें तो 2 और 3 एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स आप इसके लिख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ नेक्स्ट लॉ, आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ मैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और कंपोजिशन। ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और कंपोजिशन। तो इसके बारे में हमें बातें करनी है, किस तरह का ये लॉ है, ये क्या बताने वाला है, कब ये रूल आया था, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जो है अभी
बात करनी है तो मैं आपको बता दूं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज गिवन इन 1799। ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट डिकम्पोजिशन वाज गिवन इन 1799 बाय J.L. Proust। J.L. Proust, ओके, ये साइंटिस्ट है J.L. Proust, ये फ्रेंच साइंटिस्ट है, फ्रांस के ये हुए हैं। इन्होंने इस लॉ के बारे में दिया था, इन्होंने कुछ बताया है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट डिकम्पोजिशन। तो इनकी भी बातें हमें ज़रा बड़े प्यार से सुननी है, समझनी है। और ये क्या कहना चाहते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, ये कहना चाहते हैं माय डियर चाइल्ड कि किसी भी कंपाउंड को जब किन्हीं टू एलिमेंट्स की हेल्प से बनाया जाता है, किसी भी कंपाउंड को जब किन्हीं भी टू एलिमेंट्स की हेल्प से बनाया जाता है, तो उन एलिमेंट्स उस कंपाउंड को आप चाहे किसी भी मेथड से बनाओ या किसी भी जगह पर बनाओ, तो उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले जो दो एलिमेंट्स है, देखिए एक एलिमेंट, इन दोनों को मिलाया कंपाउंड बन गया। जब किसी भी कंपाउंड को किसी भी जगह पर और किसी भी मेथड से बनाया जाता है, तो उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले दोनों के दोनों जो एलिमेंट होते हैं, उस कंपाउंड में हमेशा एक फिक्स रेशियो में होते हैं, फिक्स रेशियो में होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अभी दिखा देना चाहता हूं, पहले हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे। एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस एग्जाम्पल को आप समझने की कोशिश करना। मेरे पास में कार्बन है, ऑक्सीजन है, गोज टू कार्बन डाइऑक्साइड। एक मेथड से आपने कार्बन का कंबस्शन किया और कार्बन डाइऑक्साइड को बना दिया, नो प्रॉब्लम। आपने कैल्शियम कार्बोनेट को लिया, इसको हीट किया और तब भी आपने कार्बन डाइऑक्साइड को बना लिया, नो प्रॉब्लम। अब तक आप टू मेथड्स आप यूज कर चुके हो कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के। आपने मीथेन को लिया और उसकी केमिकल इक्वेशन भी आपने ऑक्सीजन से करा दी, तो तब भी आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिला प्लस वाटर भी आपको मिला, 2H2 when you will take 3O। सो आपने 3 मेथड से, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3, आपने 2-3 मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया। मैं बता नहीं रहा हूं आपको कि एक केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड एनीवेयर और बाय एनी मेथड। द पार्टिसिपेटेड एलिमेंट्स इन द कंपाउंड ऑलवेज प्रेजेंट इन द फिक्स रेशियो बाय मास। जो एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा फिक्स रेशियो बाय मास में होते हैं। आप कार्बन डाइऑक्साइड को आपने 3 मेथड से बनाया, क्या आप इन कार्बन डाइऑक्साइड के बनने के दौरान कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है आप उसको चेंज कर पाए? नो। अगर आप देखेंगे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो निकल के आ रहा है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 एंड 16 टू द 32। तो आपने क्या पाया, कितना हो गया ये 3 हो गया, ओके। और इसके ये 8 हो गया, 3:8, एवरीवेयर 3:8, 3:8। A chemical compound is formed anywhere or by any method. The participated elements present in the compound always present in the fixed ratio by mass. This rule is known as law of constant proportion or law of constant composition. उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। आपने कार्बन डाइऑक्साइड को 3 मेथड से बनाया, लेकिन यहां आपने ये देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, जो उसका एक रेशियो है वो बिल्कुल सेम है, तीनों में ही सेम है और वो हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। अंडरस्टैंड? दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट डिकम्पोजिशन, ओके। दिस वाज गिवन बाय J.L. Proust, a French scientist in 1799। अंडरस्टैंड? अब हम नेक्स्ट लॉ पर बातें करेंगे। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप वाटर को किसी भी मेथड से बना लीजिए। आप वाटर को ऐसे बना लीजिए, 2H2 + O2 goes to 2H2O। आपने वाटर को बनाया है, आपने वाटर को बनाया, बहुत बढ़िया बात है। आप C6H12O6 + 6O2 आप इनकी इक्वेशन कराओगे, देन इट विल बी गोज टू 6H2O + 6CO2। ये लीजिए,
आपने वाटर को यहाँ बनाया, वाटर को यहाँ बनाया, तो वाटर इज ए कंपाउंड। एक कंपाउंड को आप कहीं पर भी बनाइए, किसी भी मेथड से बनाइए, उसमें जो पार्टिसिपेटेड एलिमेंट है उनका जो हमेशा एक रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स रहना है, और यहाँ पर भी फिक्स रहेगा। अगर इन दोनों के रेशियो की बात करेंगे आप तो 1:8 आएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ओके आप लिख सकते हैं 1 × 2, और रेशियो ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ हो गया 2:16 मीन्स 1:8। यहाँ देखेंगे तो ये भी 1:8 ही आएगा। समझ में आया? ओके नेक्स्ट, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लॉ पर। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हम पढ़ रहे हैं। ओके यूनिट दर यूनिट हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं, और आपको ये वीडियोस जरूर देखनी है और अपने डाउट्स को जरूर आपको क्लियर करना है कि सर हमारे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। अब मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, देखिए कुछ बुक्स में इस लॉ के लिए ये बताया गया है कि दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। देखिए सभी बुक्स ने तो ये कहा है कि दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन, लेकिन कुछ बुक्स कहती हैं कि 1803 में दिया है, कुछ बुक्स बता रहे हैं 1804 में दिया है। तो आप जो भी लिखेंगे 1803 और 1804 दोनों ही करेक्ट है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके सो मैं आपको बता दूं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज गिवन इन 1803 बाय law multiple proportion was given in 1803 by John Dalton. जॉन डाल्टन ने इस लॉ को दिया था 1803 में। अब हमें इसके रिगार्डिंग बातें करनी है कि ये लॉ हमारा क्या कहने वाला है। तो माय डियर चाइल्ड ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताने वाला हूँ इसके बारे में। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब दो एलिमेंट्स आपस में इक्वेशन करते हैं, ओके दो एलिमेंट्स आपस में इक्वेशन करते हैं तो वो दो कंपाउंड भी बना सकते हैं और दो से ज़्यादा भी कंपाउंड बना सकते हैं। भाई कोई भी दो एलिमेंट्स है, सपोज दैट कि आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, मैं इस एग्जांपल के थ्रू ही आपको पहले समझाऊंगा यहाँ पर। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या क्या बना सकते हैं आप ध्यान से देखिएगा प्लीज एवरीवन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के N2O बना सकते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के NO बना सकते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के N2O3 बना सकते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के N2O4 बना सकते हैं, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के N2O5 बना सकते हैं। During a chemical reaction, when two or more elements are combined together and form two or more than two compounds. Okay, then the masses of the elements, then the masses of one element which is combined with the fixed mass of the other, ये fixed mass है of the other, bear a whole number ratio to one another, bear a simple whole number ratio to one another, यानी कि जब एक एलिमेंट जो है किसी दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से रिएक्शन करता है तो जो पहले वाले एलिमेंट का जो मास है वो दूसरे वाले के हमेशा सिंपल रेशियो में होता है। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर आप इन दोनों की यहाँ पर बात करेंगे तो इन पांचों के अंदर इनका जो रेशियो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का वो 1:2:3:4:5 है। 1 2 3 4 5। आप कहेंगे कि सर यहाँ तो 1 ही है 2 नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हो NO2 करके। हो गए 2? यस ओके। और आप इसको जो है N2O2 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। N2O2 और NO2 एक ही बात है। ओके वो NO2 N2O डाइमराइज। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिए कि जब कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, when two or more elements are combined together to form two or more than two compounds, then the masses of the one element that is combined with the fixed mass of the other, ओके कोमा लगाएंगे और लिखेंगे इज फाउंड इन, ओके यहां से आगे लिखेंगे आप इज फाउंड इन
simple whole number ratio to one another, or you can say bear a simple whole number ratio to one another. That is called law of multiple proportion. आपके लिए एग्जाम्पल ये रहा। एग्जाम्पल में आप देखेंगे जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करके दो या उससे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है तो पहले वाला जो एलिमेंट होता है जब दूसरे वाले के फिक्स मास से रिएक्शन करता है तो उन दोनों का जो रेशियो होता है होल नंबर रेशियो वो हमेशा सिंपल होता है। सिंपल है 1:2:3। ओके, नोट कर लेंगे आप इस एग्जाम्पल को। यह है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर to form two or more than two compounds, then the masses of the one element that is combined with the fixed mass of the other to bear a simple whole number ratio with one another. Okay, this is called law of multiple proportion. अब मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ my dear child law of Galois. लॉ ऑफ गैलोस। गैलोस से क्या कहना चाहते हैं, इनकी भी बात को आपको सुनना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हेन दिस लॉ वाज गिवन 1808 को ये लॉ दिया गया था। साइंटिस्ट थे आपके गैलुसैक। गैलुसैक आपके साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस लॉ को दिया था। क्या इन्होंने बताया? इन्होंने ये बताया कि जब दो या उससे ज़्यादा गैसेस आपस में एक दूसरे से केमिकल इक्वेशन करती हैं, मैं बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं। फॉर्मेशन ऑफ HCl बाय 1 पार्ट ऑफ H एंड 1 पार्ट ऑफ Cl। ऐसे ही इसके अलावा मैं आपको एक और बता देना चाहता हूँ N2 गैस प्लस 3H2 भी गैस रिवर्सिबल 2NH3 गैस। और इसके अलावा भी आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। क्या एग्जांपल आप लेके आ सकते हो? एग्जांपल आपके लिए होना गैसेस का ही चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, गैस के अलावा कोई और एग्जांपल नहीं चलेगा। 2H2 गैस प्लस O2 गैस गोज टू 2H2, ये भी गैस वेपर में गैस गैस गैस। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर when two or more gases are react together then they have the simple volume with one another। तब उनके पास में एक दूसरे के पास में एक सिंपल रेशियो होता है। दे हैव ए सिंपल रेशियो इन देयर वॉल्यूम। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ बात की जाए तो इनका जो रेशियो है वो 1:2 है। 1 पार्ट हाइड्रोजन और 1 पार्ट क्लोरीन ने मिलकर के 2 पार्ट हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती है। इनका जो रेशियो है वो 1:3:2 है। 1 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन ने मिलकर के 2 पार्ट अमोनिया बनाती है। अगर यहाँ इन दोनों का रेशियो देखा जाए तो 2:1:2। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ गैलोस-सैक। एट द सेम टेम्परेचर एंड द प्रेशर when two or more gases are combined together then they formed their compounds in simple ratio always। तब वो अपने compounds एक simple ratio में बनाते हैं। ओके, दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ गैलोस-सैक। तो स्टूडेंट्स आज के हमारे इस पीरियड में बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह से आपको दिखता है तो आप उस डाउट पर डेफिनेटली मुझसे बात करें। कमेंट में आप लिख करके भेजेंगे सर हमारे समझ में आया। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।